हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में दोस्तों। और हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के 2023 के जितने भी दिसंबर में के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उन सब के पीवाईक्यूज़ कवर कर रहे थे सेट पेपर। और दोस्तों इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी लोग एक या दो वीडियोस देख रहे हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट में इसकी सारी वीडियोस देखें। इससे हमारे जितने भी पीवाईक्यूज से रिलेटेड, जैसे कि जितने भी उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उन सब की व्याख्या जो है, जो उसके की पॉइंट्स होते हैं वो व्याख्या में अच्छे से कवर होते हैं, जिससे हमारे आने वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ें और इससे हमारे अच्छे खासा रिवीजन भी हो जाता है। तो अभी जिन लोगों के 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं उन लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है। और जिनके भी 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है यानी कल से, तो वो लोग अपने जाके एडमिट कार्ड चेक कर लें। 6, 7, 8 वालों के एडमिट कार्ड आ गए हैं दोस्तों। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि किसका कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर गया है और सबका एग्ज़ाम कैसा गया है। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीआई सॉल्व करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों 2020 और 2021 में लैपटॉप बेचने वाले 6 ए से एफ तक एचपी शोरूमों के प्रति विक्रय केंद्रों का विवरण। ए है, पहला है विक्रय केंद्रों की संख्या, दूसरा है प्रति विक्रय केंद्र औसत बिक्री, तीसरा है सभी विक्रय केंद्रों का कुल लाभ प्रदर्शित किया गया है। तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। 2 वर्षों में एचपी शोरूमों के अनुसार बिक्री और लाभ राशि। सबसे पहले आप लोग सारणी देख लीजिए। इसी सारणी से हमें अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने अच्छे से सारणी को समझ लिया तो 5 क्वेश्चन हमारे पाँचों के पाँचों सही होने हैं दोस्तों। तो सारणी देख लेते हैं। सबसे पहले एचपी शोरूम ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद विक्रय केंद्रों की जो संख्या है 2020 और 2021 में, उसके बाद जो प्रति विक्रय केंद्र की औसत बिक्री है लाख रुपए में 2020 और 2021 की, और उसी में फिर सभी विक्रय केंद्रों का कुल लाभ, ये भी लाख रुपए में है। चलिए दोस्तों इसी से अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि प्रति विक्रय केंद्र लाभ प्रदत्ता प्रति विक्रय केंद्र औसत लाभ का प्रति विक्रय केंद्र औसत बिक्री से अनुपात है, तो किस शोरूम की वर्ष 2020 में प्रति विक्रय केंद्र लाभ प्रदत्ता उच्चतम है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया गया है हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पहले हमें क्या निकालना है, प्रति विक्रय जो केंद्र लाभ प्रदत्ता है प्रति विक्रय केंद्र औसत लाभ बटे औसत बिक्री। उसके बाद पहले शोरूम ए का वर्ष 2020 में विक्रय केंद्र, ये जो औसत लाभ है टोटल कितना है 80/2 यानी 40 लाख औसत लाभ निकला हमारा। उसके बाद लाभ प्रदत्ता कितनी है 0.4 लाख। सेम दोस्तों सब में हमें ऐसे ही करके इसका क्या आंसर निकलेगा फिर हमें बताना है। इसमें जो शोरूम सी की वर्ष 2020 में प्रति विक्रय केंद्र लाभ प्रदत्ता है वो उच्चतम थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के सापेक्ष वर्ष 2021 में किस एचपी शोरूम में प्रति विक्रय केंद्र औसत लाभ में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शोरूम के सभी विक्रय केंद्रों की कुल बिक्री वर्ष 2020 में किस एचपी शोरूम में सर्वाधिक थी। तो दोस्तों इससे हमें अपनी सारणी पे जाके जो भी पूछता है बस उसी का डाटा निकाल के और उसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लोग इसकी व्याख्या में भी अगर किसी को क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है या इस टाइप के क्वेश्चन कम समझ में आ रहे हैं तो मैं उन्हें राय दूंगी कि थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, और ख़ासकर प्रतिशत और लाभ हानि और थोड़ा सा औसत, इन सब की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के सापेक्ष वर्ष 2021 में शोरूम डी के सभी विक्रय केंद्रों में विक्रय प्रतिशत वृद्धि से लाभ प्रतिशत वृद्धि का अनुपात था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले वर्ष 2020 के सापेक्ष 2021 में शोरूम डी के
जितने भी विक्रय केंद्र में विक्रय प्रतिशत वृद्धि है उससे लाभ प्रतिशत वृद्धि का जो अनुपात है हमको वो निकालना है। दोस्तों मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ, वरना आपको लिख के क्वेश्चन के जो छोटे छोटे ट्रिक्स होती है वो मैं ज़रूर समझा पाती। लेकिन फिर भी अगर किसी को मतलब किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करा दें, तो मैं इसके लिए एक अलग से छोटी शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को बस बता के समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कई बार हो सकता है आप लोगों को कम समझ आता हो, तो फिर आप लोग स्वयं से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कथन पहला है, शिक्षण की स्मृति स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। कथन दूसरा है, शिक्षण के विमर्शक स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और नीति निर्माण को विकसित करने का सामर्थ्य है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है। पहला कथन असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण में निम्नलिखित 3 स्तर हैं। पहला है चिंतन विमर्श स्तर, और दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर। और इसके आगे की व्याख्या देखते हैं दोस्तों। शिक्षण अधिगम की स्मृति स्तर को ऐसा शिक्षण अधिगम कार्य कहा जा सकता है। ऐसा शिक्षण अधिगम कार्य कहा जा सकता है जिसमें वास्तविक तथ्यों को कंठस्थ करने की अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। हर्बर्ट महोदय के अनुसार शिक्षण की स्मृति स्तर का उद्देश्य शिक्षार्थी को तथ्यों के रटने पर बल देते हुए उनमें निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित करना है। तो दोस्तों इसका ए है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, दूसरा है तथ्यों का ज्ञान देना, तीसरा है सीखे हुए तथ्यों को याद रखना, चौथा है याद किए हुए तथ्यों को प्रत्यय स्मरण तथा पुनः प्रस्तुत करना। जबकि विमर्शक या चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र स्मृति और बोध स्मृति दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है, स्वयं जैसे मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम सामग्री अधिगमकर्ताओं को किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर पढ़ने उपयोग में सहायता करती है। कथन दूसरा है दोस्तों, चर्चा बोर्ड्स अतुल्यकालिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि कोई भी अधिगमकर्ता किसी भी समय पर प्रश्न या उत्तर पोस्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सत्य है दोस्तों। चलिए आप लोग इसकी व्याख्या भी एक बार दोस्तों देख लीजिए। अतुल्यकालिक माध्यम के लिए जो उपकरण है वो इस प्रकार है, ईमेल, चर्चा बोर्ड और ब्लॉग इत्यादि। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं। ए है अनुशासन स्वयं से प्रकट होता है, बी है शिक्षक एकमात्र नेता या अग्रणी है, सी विद्यार्थी कक्षा के प्रचालनों के लिए सुगम करता है, और डी है विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्वों को अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। एक बार इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। दिए गए प्रश्न में शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं। बी है शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी है, डी विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्वों को अनुमति दी जाती है, कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होती है, शिक्षक का नियंत्रण कक्षा पर रहता है, बच्चे आमतौर पर स्वयं से ही सीखते हैं और क्लासरूम की बैठक व्यवस्था पहले से ही तय होती है। दोस्तों मेरे वीडियोस के बारे में आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट कौन सी बुक का रिवीजन चाहिए, आपको किस एग्ज़ाम के PYQs चाहिए। तो मैं अगर उस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ या प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं वो PYQs आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अनेक दिनों तक बीजगणित में रैखिक समीकरणों का समाधान करता है और रैखिक समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक दक्ष हो जाता है। वह समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बल्कि अधिक तेजी से समस्याओं का समाधान करता है। निष्पादन में यह क्रमिक सुधार रूपांतरण का एक रूप है जिसको
डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, सीखने का अधिगम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है? तो ए है प्रदत्त प्रतिपुष्टि के साथ लघु सोपान प्रस्तुतिकरण, बी है सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुति, सी है विचारों की वृहत मात्रा का उत्पादन और डी है सहभागियों के बीच विषय आधारित अन्योन्य क्रिया। दोस्तों इसका बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण हेतु उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो इसे क्या माना जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, समकक्षी समीक्षा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब ज्ञान पुनरावृत्ति और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, वैज्ञानिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब ज्ञान पुनरावृत्ति और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे वैज्ञानिक कहा जाता है। किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सफल साक्षात्कारकर्ता के क्या मानदंड हैं? ए है आचारिक, बी है खुले मस्तिष्क वाला, सी है सज्जन और संवेदनशील, डी है संतुलित और ई है अपनी टिप्पणियों में हठी और कठोर। तो इसका ए ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। सफल साक्षात्कारकर्ता के मानदंड निम्न है। ए है आचारिक, बी है खुले मस्तिष्क वाला, सी है सज्जन और संवेदनशील, डी है संतुलित। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सम्यक और पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की नीतिगत समस्याएं हैं? ए है साहित्यिक चोरी, बी है बल प्रयोग, सी है गोपनीयता भंग किया जाना, डी है उपकारिता और ई है ईमानदारी। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए बी सी। साहित्यिक चोरी, बल प्रयोग और सी है गोपनीयता भंग किया जाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, कथन है ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए उत्तरदाता लंबाई के बंधन से रहित अपने उत्तर लिख सकते हैं। और कथन दूसरा है, सर्वेक्षण शोध में टेलीस्कोपिंग की स्मृति परिघटना की समस्या नहीं होती है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, कथन एक सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो गलत है। ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका बहुत विस्तृत जवाब देने की आवश्यकता होती है। यदि हम ओपन एंडेड प्रश्न के बारे में अधिक विस्तार से बात करें तो इनके बारे में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। ओपन एंडेड प्रश्नों के लिए उत्तरदाता लंबाई के बंधन से रहित अपने उत्तर लिख सकते हैं। उदाहरण, आप 5 वर्षों से कहाँ होना चाहते हैं? 5 वर्षों में कहाँ होना चाहते हैं? सर्वेक्षण शोध में मुख्यतः विचारों, मतों, भावनाओं के आकलन को कहा जाता है। सर्वेक्षण शोध में टेलीस्कोपिंग की स्मृति परिघटना की समस्या होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का आमुख किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, पुष्टि अग्रसारी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संदेश के नीचे एक संदेश को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपपाठ। सब टेक्स्ट एक रचनात्मक कार्य की कोई भी सामग्री जिसे पात्रों या लेखक द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया गया है और यह पाठक को पठन पाठन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक संदेश के नीचे एक संदेश को उपपाठ के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन सूचना के संदर्भ में कौन से पूर्वोपाय आवश्यक हैं? ए है चर्चा समूहों की सूचना जांच के अधीन नहीं होती है, बी है विभिन्न वेबसाइट्स द्वारा दी गई सूचना की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, सी है संबंधित वेबसाइट के होम पेज या अबाउट अस पर जांच करें, डी है तिथि के बिना सूचना पर विश्वास ना करें और ई है दोस्तों सदैव उस संस्था पर विश्वास ना करें जिसकी अपनी वेबसाइट है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केवल सी डी ई।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है इसमें, कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। संप्रेषण के पारेषण निदर्श में संप्रेषण की प्रक्रिया पर बल नहीं दिया जाता है। और कथन दूसरा है दोस्तों इसका, इसके विपरीत प्रतीकात्मक निदर्श सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका पहला कथन और इसका दूसरा कथन दोनों ही असत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोनों पक्षों में विचारों का आदान प्रदान होता है। इन विचारों के आदान प्रदान में दोनों पक्षों में ज्ञान की वृद्धि होती है। और संप्रेषण के पारेषण निदर्श में संप्रेषण की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत प्रतीकात्मक निदर्श सूचना के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची वाला। एक तरफ है संप्रेषण संहिता, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही मिलान हम लोग देख लेते हैं। ए का नैसर्गिक संहिता की जो विशेषता है वो है सामाजिक सांस्कृतिक विश्व को परिलक्षित करता है। और दूसरा तकनीकी संहिता जनसंचार की प्रचालन विधियां है। और सी है वैचारिक संहिता सर्वजन या सामूहिक प्रत्यक्षण का प्रतिबिंबन। और डी है सौंदर्य परक संहिता सांस्कृतिक कलाकृतियों की सराहना। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से चलना आरंभ करता है, वह पश्चिम दिशा में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ना है और समझना है। उसके बाद उसकी एक एक लाइन को अच्छे से आप लोग अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो वह पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पूरब दिशा में 10 मीटर चलता है। आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो एरियल या आकाशीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करते जाएंगे तो हमको ये डायग्राम मिल जाएगा और इससे जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर हम बता पाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी का पुत्र है परंतु बी ए का पिता नहीं है, बी का ए से कैसा संबंध है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगर बी ए का पिता नहीं है तो माता होगी क्योंकि वो उनका पुत्र है। अगला क्वेश्चन है, एक भवन में कुछ बाघ और मयूर हैं, इनके कुल सिरों की संख्या 90 है और पैरों की कुल संख्या 240 है। वन में बाघों की कुल संख्या और मयूरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में आपको इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिंपल एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक वन में बाघ और मयूर हैं तो इनके जो सर होंगे, सरों की संख्या होगी वो तो सिंपल सिमिलर है। और जो पैरों की संख्या है जैसे कि 4 और 3, 4 और 2 है। जैसे बाघों की 4 होती है और मयूर की 2 होती है। तो इनमें से किसी भी एक संख्या को पकड़ के आप लोग एलिगेशन से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इन श्रृंखला वाले में आपको एक दूसरे से कंपेयर करके कौन सी ट्रिक लग रही है, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें जो भी ट्रिक्स होती हैं नॉर्मल, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम हम लोगों का रीजनिंग से ही है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में a बराबर 26, g बराबर 20, जी ओ बराबर 32 और SOME बराबर 56 है तो COME यानी कम का मान किसके बराबर है? दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब में कौन सी ट्रिक लग रही है और उसी ट्रिक को फॉलो करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों आप लोग ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथन में कौन से तर्क दोष का उदाहरण मिलता है? कोई भी फ्रॉयडवादी मनोविश्लेषण की तब तक आलोचना नहीं कर सकता है जब तक कि स्वयं आलोचक का ही मनोविश्लेषण ना लिया गया हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, एड होमिनेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति सभी मेढक उभयचर है? प्रतिज्ञप्ति तर्क वाक्य से तार्किक रूप से समतुल्य है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, कोई भी मेढक गैर उभयचर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यदि कुछ मछलियां उभयचर नहीं है, प्रतिज्ञप्ति को असत्य के रूप में दिया गया है, तब निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियों को तात्कालिक रूप से सत्य होना अनुमानित किया जा सकता है? इसमें कौन सा वाक्य दिया है? यदि कुछ मछलियां उभयचर नहीं है, तो इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य सही हो सकता है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, बी और डी। बी और डी सभी मछलियां उभयचर हैं, या डी कुछ मछलियां उभयचर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं, यद्यपि वे दोनों असत्य हो सकते हैं? ए, सभी मेढक उभयचर है, बी, कुछ मेढक उभयचर है, सी, कुछ मेढक उभयचर नहीं है, डी, कोई भी मेढक उभयचर नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और डी सभी मेढक उभयचर हैं और कोई भी मेढक उभयचर नहीं है। तो ये यद्यपि ये दोनों ही असत्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्याय या भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुक्ति असाधारण संकीर्ण मध्य पद तर्क दोष का एक उदाहरण है? तो ए है, ध्वनि गैर शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। बी, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य होती है। सी, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। डी, ध्वनि गुण है क्योंकि यह दृष्टिगोचर होती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्याय भारतीय दर्शन की दृढ़ प्रणालियों में से एक तर्क और ज्ञान मीमांसा के अपने विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। न्याय भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य होती है। मुक्ति असाधारण संकीर्ण मध्यपद तर्क दोष का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि 1 मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा भंडारण में 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर हो तो 2048 टेराबाइट्स डाटा भंडारण के बिट्स के बराबर होगा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 की पावर 54। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वेब 2.0 का सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णन करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोशल मीडिया और प्रयोक्ता जनित वेब अंतर्वस्तु। वेब 2.0 वेब 2.0 इंटरनेट के किसी विशिष्ट तकनीकी उन्नयन का उल्लेख नहीं करता है। यह इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके में बदलाव को संदर्भित करता है। वेब 2.0 ने फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और विकिपीडिया जैसे अनुप्रयोगों के निर्माण की अनुमति दी है। वेब 2.0 ने वेब 3.0 के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। वेब की अगली पीढ़ी जो समस्याओं को अलग तरीके से देखने के लिए समान तकनीकों का उपयोग करती है। वेब 2.0 शब्द पहली बार 1999 में उपयोग में आया क्योंकि इंटरनेट एक ऐसे सिस्टम की ओर मुड़ गया जो सक्रिय रूप से उपयोगकर्ता को जोड़े रखता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन पहला और कथन दूसरा। पहले कथन में वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विशिष्ट उदाहरण है। दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर और स्क्रीन सेवर्स सॉफ्टवेयर उपयोगी वस्तुओं के उदाहरण में शामिल है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन डी होता है। कथन पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। साउंड कार्ड एक विस्तार कार्ड या आईसी है जो कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता है, जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है। क्योंकि कंप्यूटर को साउंड बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रत्येक मशीन पर एक मदरबोर्ड में निर्मित होता है और कंप्यूटर के मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए पहले एक वीडियो कार्ड का होना जरूरी था। आजकल वीडियो कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डिस्प्ले चिप लगकर आती है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी और सी, ए बी सी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डब्ल्यू में हाइपर टेक्स्ट लिंक एक दिशीय होने हेतु संरचित होते हैं और जिसका अभिप्राय यह है कि लिंक का गंतव्य स्रोत को अधिसूचित किए बिना खंडित लिंकों के परिणामकारी रूप में आगे पीछे किया जा सकता है और इसे हटा दिया जाता है। गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम गुप्त होता है, इसलिए सामान्य लोगों को यह पता नहीं होता है कि किसी खोज या सर्च के परिणाम को जब प्रयोक्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रकार से इसे पंक्तिबद्ध किया गया है। वेब सर्च इंजन निजी डाटा को संग्रह करता है और उस डाटा का आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के साथ लक्षित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2। पहले में कंप्यूटर शब्द दिए गए हैं, दूसरे में उनका वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए उनको एक साथ देख लेते हैं हम लोग। इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसका पहले है JPEG और इसका वर्णन कैसे किया गया है? फाइल संक्षेपण प्रारूप भंडारण हेतु संचरण हेतु आकार में फोटो फाइलों के छोटा बनाने हेतु संरचित होता है। बी है MIDI इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग द्वारा युक्तियों जैसे सिंथेसाइजर और साउंड कार्ड पर नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले मानक। और सी है MP4 प्रारूप संगीत हेतु फाइल संक्षेपण का वह सिस्टम जो साउंड की गुणवत्ता को स्पष्ट तरीके से प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों डी है MP5 या MP4 प्रारूप। यह प्रारूप न केवल ध्वनि की बल्कि मल्टीमीडिया फाइलों का भंडारण करता है। जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होते हैं। ए है विशिष्ट अवस्थिति में, बी है विस्तृत, सी है प्रासंगिक और डी है अभिज्ञ। ई अनुवीक्षण में कठिनाई। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, BCE। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन है? ए गैसोलीन, बी मेथनॉल, सी मीथेन और डी एथनॉल। जैव ईंधन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन से होगा बी और डी, बी और डी मेथनॉल और एथनॉल। जैव ईंधन बायोमास से प्राप्त ईंधन है, जैसे कि पौधे या शैवाल अवशिष्ट या पशु अपशिष्ट। इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पौधे से मिले हुए ईंधन जो कि तरल, ठोस या गैस की उपस्थिति में हो सकता है उसे जैव ईंधन कहा जाता है। जैव ईंधन के प्रकार दोस्तों, ठोस जैव ईंधन, तरल जैव ईंधन, बायोडीजल, बायोगैस। और इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ठोस जैव ईंधन है लकड़ी, कटी घास, गोबर इत्यादि। और तरल इथेनॉल, मेथनॉल। और बायोगैस एग्रीकल्चरल वेस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान में अध्यक्ष है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 110 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ISA के मिशन में 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ का डॉलर निवेश करना। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान में अध्यक्ष है और संयुक्त राज्य अमेरिका ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य जो नवंबर 2021 में ISA के सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन वाला ही है। इसमें पहला और दूसरा कथन दिया गया, कौन सा सत्य कौन सा सत्य बताना है। पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय का गठन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के समय हुआ था। और दूसरा कथन है क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों के वर्ष 1990 के पूर्व उनके द्वारा निर्गत किए जाने वाले के आधार पर कार्बन उत्सर्जन की भिन्न भिन्न सीमाएं तय की थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। पहला असत्य लेकिन दूसरा सत्य है। पहला वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC पर
हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। मार्च 1994 में लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोस्तों अगला दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें लिस्ट दी गई है, पहले में प्रदूषक हैं, दूसरे में उसके सोर्स या स्रोत हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों, चलिए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। लीड का पेंट, मर्क्यूरी का कोल, कंब्यूशन, बेंजीन का पेट्रोल और कैडमियम का बैटरीज। दोस्तों इसकी व्याख्या हिंदी में भी देख लेते हैं। इसका ये ऑप्शन सही है, सीसा का पेंट, पारा का कोयला दहन, बेंजीन का पेट्रोल और कैडमियम का बैटरियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नत भारत अभियान UBA के निम्नलिखित में से कौन से फोकस क्षेत्र हैं? तो ग्रामीण समूहों का समग्र विकास बी दिया गया है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक पाठ्यचर्या और शोध कार्यक्रमों को पुनर्भिमुख करना ताकि उन्हें स्थानीय विकास के लिए जोड़ा जा सके। सी है जमीनी स्तर पर प्रभावी पहल को सक्षम करना। डी है नैतिक मूल्यों को मन में बैठाना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए है, ABC। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देखिए बी होगा। भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 है दोस्तों, कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। और दिए गए विकल्पों में भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय नागालैंड विश्वविद्यालय जो नागालैंड में है, सिक्किम जो सिक्किम में, और मणिपुर विश्वविद्यालय जो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन वाला ही हमारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया। कथन दूसरा, भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत बताना है। ए ऑप्शन में दो कथन ए और 1 और 2 दोनों ही सही हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 28 दिसंबर 1953 में अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यह भारत का एक सांविधिक संगठन बन गया। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए एक स्वायत्त संगठन है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान किनमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है, ABC। 1832 में लाहौर में, 1882 में बम्बई में और 1843 में कलकत्ता में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय मंदिरों के साथ संबंध के रूप में विकसित हुए और अपनी अवस्थिति के स्थानों में सामुदायिक जीवन का केंद्र बने? तो दोस्तों ऑप्शन पहले ए देख लेते हैं, ओदंतपुरी, बी नवदीप, सी वल्लभी, डी बनारस। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, बी और डी। प्राचीन काल के दौरान भारत में नवदीप और बनारस विश्वविद्यालय मंदिरों के साथ संबंध के रूप में विकसित हुए थे। दोस्तों इसके बाद हमारा गद्यांश है, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे गद्यांश से आते हैं। दोस्तों आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ लें और फिर इसके क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहें। ये पैसेज या इसके क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं दोस्तों, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के पैसेज से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ दे रही हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का वो ये रहा। कथन पहला है, पश्मीना शॉल यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय थी। उसके बाद दोस्तों कथन दूसरा है, अंग्रेजों ने कश्मीरी विनिर्माताओं के लिए यूरोप में पश्मीना शॉल का निर्यात करना आसान बनाया। तो सही ऑप्शन सी होगा। कथन पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन में से एक अभिकथन है, दूसरा इसका रीजन या कारण है। तो अभिकथन है, अंग्रेज चाहते थे कि रणजीत सिंह समझौते पर हस्ताक्षर करें, और कारण है अंग्रेज सिंध के जरिए व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन
इसका सही ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा किन्हें उनके साथ समझौता करने के लिए राजी किया गया था? तो ए है रुस्तम खान, बी है मुराद अली, सी है रणजीत सिंह। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है, सिंध के अमीर अंग्रेजों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए काफ़ी प्रसन्न और इच्छुक। दूसरा है कथन, सिंध के जरिए नौ यात्रा पर नियंत्रण करना ब्रिटिश एजेंडा में प्रमुख स्थान रखता था। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन इसका सही है। चलिए दोस्तों इस सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण का है। तो इसमें कथन दिया गया है, अंग्रेज नदियों के माध्यम से नौ यात्रा मार्गों पर नियंत्रण करना चाहते थे। और कारण है, नदियों का इस्तेमाल वस्तुओं का व्यापार करने के लिए किया जाता था और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर मुनाफा कमाना अंग्रेजों को लाभप्रद लगा। तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों हमारा ये वाला सेट यहीं से कंप्लीट होता है। और जिन भी लोगों के 6 से 6, 7, 8 को एग्ज़ाम स्टार्ट है उन सभी को ऑल द बेस्ट।